आज की केस लॉ चर्चा में स्वागत है अर्शनूर कौर और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य 2025 INSC 954। ये चर्चा आप तक ला रहा है स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, सटीक और गोपनीय बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण के लिए आपका विश्वसनीय साथी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और ये सेना के जज एडवोकेट जनरल यानी जैग ब्रांच में महिलाओं की भर्ती से जुड़ा है। इसमें एक बहुत अहम सवाल उठाया गया है। मामला क्या था, थोड़ा समझते हैं इसको। दो महिला उम्मीदवार थीं, अर्शनूर कौर और आस्था त्यागी। दोनों ने जैग भर्ती के लिए अप्लाई किया और देखिए अंक भी अच्छे थे, अर्शनूर के 447, आस्था के 477। पर हुआ ये कि जो भर्ती नोटिफिकेशन था उसमें पुरुषों के लिए 6 सीटें थीं और महिलाओं के लिए सिर्फ 3, और मेरिट लिस्ट भी अलग अलग बननी थी। तो नतीजा ये हुआ कि इन दोनों इतनी अच्छी रैंक के बावजूद इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जी हाँ, और मजे की बात ये कि एक पुरुष उम्मीदवार हिमांशु पवार, जिनके अंक अर्शनूर से कम थे 433, वो सिलेक्ट हो गए। हाँ, यही से सारा सवाल खड़ा हुआ कि भाई जब सेना एक्ट 1950 की धारा 12 के तहत महिलाओं को जेएजी ब्रांच में आने की इजाजत दे दी गई है, तो क्या सरकार अलग मेरिट लिस्ट बनाकर और सीटें कम करके उनकी संख्या सीमित कर सकती है, खासकर तब जब इन महिला उम्मीदवारों के नंबर सिलेक्ट हुए कुछ पुरुष उम्मीदवारों से ज्यादा हैं? बिल्कुल, और यही याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलील थी। मतलब अर्शनूर कौर और आस्था त्यागी का यही कहना था कि देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस था, SSB इंटरव्यू वगैरह, वो तो पुरुषों और महिलाओं के लिए करीब करीब एक जैसा ही था। अच्छा, पैमाने भी वही थे। और तो और सरकार ने खुद अपनी प्रेस रिलीज में, अपने काउंटर एफिडेविट में कहा कि भर्ती प्रक्रिया लिंग तटस्थ है, जेंडर न्यूट्रल, मतलब मेरिट पर आधारित है। हाँ, समानता और भेदभाव ना करने के अधिकार का। उन्होंने दत्तात्रेय मोतीराम मोरे केस का भी हवाला दिया, कहा कि संविधान सिर्फ महिलाओं के पक्ष में विशेष प्रावधान बनाने की इजाजत देता है, पुरुषों के पक्ष में नहीं। अच्छा, ये तो याचिकाकर्ताओं की बात हुई, पर सरकार और सेना ने इसके जवाब में क्या कहा? उनका क्या पक्ष था इस पर? हाँ, तो सरकार और सेना, मतलब जो उत्तरदाता थे, उनका तर्क थोड़ा अलग था। उनका कहना था कि कितनी भर्तियां करनी है, यानी इंडक्शन की सीमा तय करना, ये सरकार का संप्रभु अधिकार है, सॉवरन फंक्शन है। और ये फैसला ऑपरेशनल जरूरतों और लड़ाई के समय की जरूरतों को देख कर लिया जाता है। इसलिए ये लिंग विशिष्ट है, जेंडर स्पेसिफिक, ना कि जेंडर न्यूट्रल। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जैग अधिकारी भी कॉम्बैटेंट्स यानी लड़ाकू सैनिक माने जाते हैं। अच्छा, जैग ऑफिसर्स भी? हाँ, उनका ये तर्क था। और कहा कि महिलाओं को फ्रंटलाइन कॉम्बैट रोल्स में तैनात नहीं किया जाता। इसके लिए उन्होंने 2012 की एक पॉलिसी का हवाला दिया, जिसे बबीता पुनिया केस में कोर्ट ने सही ठहराया था। फिर उन्होंने अनुच्छेद 33 और सेना एक्ट की धारा 12 का भी जिक्र किया। कहा कि अनुच्छेद 33 संसद को शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके, और धारा 12 सरकार को इजाजत देती है कि वो नोटिफिकेशन से महिलाओं के प्रवेश को रेगुलेट करे और पॉलिसी से उनकी संख्या तय करे। और वो जो पॉइंट था कि प्रक्रिया में भाग लेने के बाद चुनौती दी। जी हाँ, एक तर्क ये भी था कि याचिकाकर्ताओं ने पहले पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया और जब सिलेक्ट नहीं हुई तब चुनौती दी, तो एक तरह से उन्होंने अपना आपत्ति करने का अधिकार छोड़ दिया, वेव कर दिया। काफी सारे पॉइंट्स थे सरकार के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब तर्कों का क्या किया? कोर्ट की क्या फाइंडिंग्स रही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ज्यादातर तर्कों को खारिज कर दिया। जी, एक एक करके समझते हैं। पहला, धारा 12 पर कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि अनुच्छेद 33 के तहत मौलिक अधिकारों पर पाबंदी सिर्फ संसद के बनाए कानून से लग सकती है। ठीक है। सेना एक्ट की धारा 12 वो कानून है जो सरकार को नोटिफिकेशन के जरिए महिलाओं को भर्ती करने की इजाजत देता है। पर एक बार जब कानून से ये इजाजत मिल गई तो फिर सरकार किसी पॉलिसी या सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश से ये तय नहीं कर सकती कि कितनी महिलाएं भर्ती होंगी, संख्या सीमित नहीं कर सकती। मतलब पॉलिसी कानून से ऊपर नहीं हो सकती। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि अगर संख्या सीमित करनी भी थी तो उसके लिए बाकायदा एक और नोटिफिकेशन लाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। 2011 या 2012 की नीतियां धारा 12 या संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। अच्छा, और वो कॉम्बैटेंट वाली दलील का क्या हुआ? कोर्ट ने उसे भी सही नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि जैग ब्रांच का काम मुख्य रूप से कॉम्बैट सपोर्ट या सर्विस का है, वो सीधे लड़ाई वाली कॉम्बैट आर्म्स में नहीं आता। इस आधार पर महिलाओं को बाहर रखना या उनकी संख्या सीमित करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने बबीता पुनिया केस का जिक्र करते हुए पुरानी लैंगिक सोच, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप्स को भी नकारा।
कहा कि फील्ड में बराबरी तो अब संस्थागत रूप ले चुकी है। और वो अधिकार छोड़ने वाली बात, वेवर वाला पॉइंट? उस पर कोर्ट ने बशेश्वरनाथ और पुट्टास्वामी केस का हवाला देते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों को छोड़ा नहीं जा सकता। यू कैन नॉट वेव फंडामेंटल राइट्स। अच्छा। फिर कोर्ट ने लिंग तटस्थ बनाम लिंग समान का फर्क भी समझाया। कहा कि लिंग तटस्थ का मतलब है मेरिट के आधार पर सबसे काबिल उम्मीदवार को चुनना, चाहे वो पुरुष हो या महिला। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि बराबर संख्या में पुरुष और महिला चुने, वो तो लिंग समान यानी जेंडर इक्वल हो जाएगा। और मजे की बात, सरकार की अपनी 2023 की स्टडी रिपोर्ट भी जैग में लिंग तटस्थ भर्ती की सिफारिश करती है। ये तो विडंबना है। बिल्कुल। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था अप्रत्यक्ष भेदभाव का, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, ये क्या था? कोर्ट ने पाया कि 2024 से जो 50-50 अनुपात लागू हुआ, यानी 50% पुरुष 50% महिला, वो भले ही ऊपर से निष्पक्ष लगे, हाँ, सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल में ये अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव करता है, क्योंकि यह ज्यादा काबिल महिला उम्मीदवारों को सिर्फ इसलिए बाहर कर देता है कि महिलाओं का 50% कोटा भर गया है। नितिशा केस का भी जिक्र किया इस संदर्भ में। अच्छा, यानी मेरिट पीछे रह जाती है। जी, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जब सिलेक्शन का तरीका एक जैसा है तो मेरिट लिस्ट भी एक ही बननी चाहिए, कंबाइंड मेरिट लिस्ट। और वो 50-50 पॉलिसी का क्या हुआ फिर? कहा कि भर्ती सबसे काबिल उम्मीदवारों की होनी चाहिए, लिंग चाहे जो भी हो। लेकिन क्योंकि इतिहास में महिलाओं को मौके कम मिले हैं, उसके भरपाई के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम 50% सीटें महिलाओं को मिलें। अच्छा, मतलब मिनिमम 50%, नॉट मैक्सिमम 50%। एग्जैक्टली। ये एक फ्लोर है, सीलिंग नहीं। उन्हें 50% पर सीमित नहीं किया जा सकता। समझ गया। काफी बारीकियां थी इसमें। तो कोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा फिर? कोर्ट ने उस भर्ती नोटिफिकेशन को, जिसने अलग लिस्ट और अलग कोटा तय किया था, उसे असंवैधानिक ठहराया। कहा कि अनुच्छेद 14, 15, 16 और सेना एक्ट की धारा 12 का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने माना कि एक बार धारा 12 के तहत भर्ती की इजाजत देने के बाद सरकार पॉलिसी के जरिए संख्या सीमित नहीं कर सकती या पुरुषों के लिए सीटें रिजर्व नहीं कर सकती। और ये 50-50 कोटा जिस तरह लागू किया जा रहा था, वो अप्रत्यक्ष भेदभाव है। इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 अर्शनूर कौर, जिन्होंने सिलेक्ट हुए पुरुष उम्मीदवार से ज्यादा अंक पाए थे, उन्हें अगले ट्रेनिंग कोर्स में शामिल किया जाए। और वो पुरुष उम्मीदवार उत्तरदाता नंबर 3, उनको कोई राहत नहीं दी गई। और भविष्य के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि जेएजी भर्ती में एक संयुक्त मेरिट लिस्ट बने भी और सिलेक्शन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा। बस ये सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम 50% सीटें महिलाओं को मिले। तो इस फैसले का असर तो काफी गहरा लगता है। भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है सेना की भर्ती प्रक्रियाओं पर? हाँ, बिल्कुल। ये फैसला आर्म्ड फोर्सेस में, खासकर जैग जैसी सहायक शाखाओं में भर्ती के लिए असल बराबरी और मेरिट के सिद्धांत को मजबूती देता है। ये अप्रत्यक्ष भेदभाव पर एक तरह से रोक लगाता है और साफ करता है कि लिंग तटस्थ का असली मतलब है मेरिट पर आधारित सिलेक्शन, न कि लिंग के आधार पर कोई कोटा फिक्स करना। तो जाहिर है ये भविष्य की भर्ती नीतियों पर असर डालेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि काबिल महिला उम्मीदवारों को सिर्फ इसलिए बाहर न होना पड़े क्योंकि वो महिला हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि योग्यता सबसे ऊपर है। हाँ, ऐतिहासिक नुकसान की भरपाई के लिए आप सकारात्मक कदम उठा सकते हैं, जैसे महिलाओं के लिए न्यूनतम कोटा रखना। लेकिन मेरिट के खिलाफ जाकर कोई अधिकतम सीमा तय नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। ये फैसला योग्यता और समान अवसर के सिद्धांत को सही मायनों में सशक्त करता है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे कई बार जो नीतियां ऊपर से बिल्कुल निष्पक्ष दिखती हैं, वो भी अनजाने में या अप्रत्यक्ष रूप से असमानता पैदा कर सकती हैं। सही कहा। ये फैसला हमें यही याद दिलाता है कि सच्ची बराबरी के लिए सिर्फ सतह पर देखना काफी नहीं है। हमें व्यवस्था में मौजूद बाधाओं और उनके असली प्रभाव को गहराई से समझना होगा। बिल्कुल, बहुत अहम नुक्ते निकल कर आए हैं इस फैसले से। आज की केस लॉ चर्चा आप तक लाई स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज। प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण में विश्वसनीय विशेषज्ञ। जब कभी आपको कानूनी अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत हो, स्कूट लीगल आपका साथी है।